एक छोटे से किंगडम में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं और हर लाश के पास से मिलता है बी का निशान। आखिर कौन है वो किलर जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है और लोगों को मारने के पीछे उसकी क्या वजह है? चलिए जानते हैं। ये वो समय था जब लोगों के बीच एक किलर का नाम बहुत मशहूर था। लोग उसे बी किलर कहते थे क्योंकि हर मर्डर के बाद वो क्राइम सीन पर बस एक बी का सिंबल छोड़ देता था। एक रात दो आदमी एक लड़की को मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। ठीक उसी वक्त वहां बी किलर आ गया और उसने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह हम कोकू को देखते हैं। असल में वही मिस्टीरियस बी किलर है। कोकू रोज काम करने जाता है लिली के घर, जो इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर है। उस दिन लिली जल्दी जल्दी ऑफिस निकल रही थी, पर जाते जाते अचानक उसे याद आया कि अपने डॉक्यूमेंट्स तो घर पर ही भूल रही है। लिली जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, उसे पता चलता है कि बी किलर ने एक और घटना को अंजाम दे दिया है। वो क्राइम सीन पर घूम रही होती है, तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ती है। काले कपड़ों में खड़ा ये आदमी उसे बस कोई नशेड़ी अंकल लगता है, लेकिन तभी उसके बॉस बताते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जीनियस है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में सबको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये आदमी है कीथ फ्लिक, एक जीनियस जो पूरे 10 साल तक गायब था और अब वापस आया है। अब वही इस केस को हैंडल करेगा। इस बार के विक्टिम्स 3 मेंटल भाई थे जिन्होंने एक लड़की को किडनैप करके उसके साथ बुरा काम किया था। लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन 3 में से 2 मारे जा चुके थे और एक मिसिंग था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को बी किलर की तलाश थी जिसने इन दोनों को मारा था। बॉस का मानना था कि पिछले कई सालों में ऐसे कम से कम 15 केस इसी के हाथों हुए हैं और मेथड हमेशा सेम होता था, एक ही फेटल स्टैब जिससे विक्टिम तुरंत मर जाता। केस की बातचीत के बीच में कीथ सो भी गया था, लेकिन जैसे ही उसने बी का सिंबल देखा उसके दिमाग में कुछ आया। उधर वो बचा हुआ तीसरा मेंटल आदमी एक मिलिट्री टैंक लेकर सिटी में हंगामा मचाने निकल पड़ा। कीथ अपने पुराने दोस्त डॉक्टर से मिलने जाता है। थोड़ी पुरानी बातें करने के बाद वो वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो सिगरेट का पैकेट फेंक देता है। इस बीच टैंक वाली खबर तेजी से पुलिस तक पहुंचती है। पूरी फोर्स एक्टिवेट हो जाती है। पुलिस स्टेशन की सारी बातें कोकू भी सुन लेता है और खुद एक्शन में निकल पड़ता है। पुलिस टैंक का पीछा करने के लिए गाड़ियां भेजती है। टैंक लगातार रोड पर फायर करता हुआ बी किलर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लिली भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे लग जाती है। टैंक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टैंक एक टनल में घुसता है और बाहर निकलते ही फायर करता है। जब पुलिस उस टनल से बाहर आती है तो उन्हें टैंक कहीं दिखाई नहीं देता। पुलिस को समझ आता है कि टैंक में ऐसी इंजन सिस्टम है जो डिटेक्शन सेंसर्स को भी बेवकूफ बना सकता है। तभी कीथ जागता है और पूरे इंसिडेंट को ध्यान से देखकर एक लंबा सा फॉर्मूला बनाता है। आखिर में वो कंक्लूड करता है कि ये सिर्फ दंगा नहीं बल्कि असल में एक रॉबरी थी और टैंक वाला सीन बस उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। उसने तुरंत पूरे एरिया की जांच की और पूछा कि उस टनल के नीचे क्या है। जवाब मिला, एक पुरानी अबैंडन्ड सबवे लाइन। अब पुलिस ने एक टीम को पुरानी ट्रेन लाइन की तरफ और दूसरी टीम को एविएशन म्यूजियम भेजा ताकि आसमान पर भी नजर रखी जा सके। उधर एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। मेंटल आदमी और उसका हेल्पर उसी में थे, लेकिन वहां कोकू पहले से पहुंच चुका था। कोकू ने दोनों को सामने आने पर मजबूर किया। असल में मेंटल आदमी तो बस एक मोहरा था। कोकू ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। रेड हेड आदमी के साथ ही एक बलून चुराकर भाग गए और उसे अकेला छोड़ दिया। तभी रेड हेड आदमी को एहसास हुआ कि कोकू कोई इंसान नहीं बल्कि वही है, ब्लैक विंग्ड किंग। पुलिस को टैंक तो मिल गया, लेकिन वो खाली पड़ा था और अंदर कोई क्लू नहीं था। कोकू ने रेड हेड आदमी के माथे पर एक निशान छोड़ दिया। जब उसने कोकू पर हमला करना चाहा तो कोकू ने उसे भी मार गिराया। सब खत्म करके कोकू ने अपने काले पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह पर पहुंची। कीथ को एहसास हुआ कि वो एक पॉइंट पर गलत साबित हुआ था। टैंक को वापस मिलिट्री को सौंप दिया गया और मिलिट्री ने साफ कह दिया कि इस केस को यहीं बंद कर दो, इसे बस एक ट्रेन डिरेलमेंट मानकर खत्म कर दिया जाए। जांच के दौरान यह पता चला कि पलटी हुई ट्रेन का शेप खुद बी लेटर जैसा बना हुआ था, इसलिए केस अभी भी बंद नहीं किया जा सकता था। उधर जिसने बलून चुराया था उससे भी आखिर वो चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी, और कोकू वो अभी हर क्राइम सीन पर अपना मार्क छोड़ता जा रहा था ताकि वो असली मास्टरमाइंड कभी ना कभी खुद उसे ढूंढने आए। इधर एक पीला कोट पहने आदमी खरगोश पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके अपने ही साथियों ने उसे बेहोश करके मशीन में डाल दिया। रैबिट की जगह उसी को टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया गया। वो चीखता रहा पर बेकार, और एक भयानक मौत से मारा गया। इस सब के पीछे उन्हीं बलून चोरों का हाथ था। अब कोकू लिली के घर वायलिन क्राफ्ट्समैन के तौर पर काम कर रहा था। उसके अंदर म्यूजिक का इतना बड़ा टैलेंट था कि बॉस का बेटा सोच में पड़ जाता कि इतना हुनरमंद इंसान क्राफ्ट्समैन क्यों बना, म्यूजिशियन क्यों नहीं। बॉस के लिए कोकू किसी और परिवार का आदर्श बच्चा था जिससे वो हमेशा अपने बेटे की तुलना करता था।
पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन पर जिसका नाम था मार्केट मेकर। ये वो ग्रुप था जो रॉयल ऑर्डर्स के तहत दुनिया भर के क्रिमिनल्स और वॉर्स को कंट्रोल करता था। इनका काम था गुप्त एक्टिविटीज जैसे असैसिनेशन, सैबोटाज, इन्फिल्ट्रेशन। हर मेंबर के दाहिने हाथ पर स्कल का टैटू होता था, लेकिन अब तक ये ऑर्गेनाइजेशन भुला दिया गया था, जैसे गायब हो चुका था। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक नए क्राइम सीन पर बुलाया गया। वहां ढेरों लाशें पड़ी थीं और हमेशा की तरह लेटर बी के निशान भी। लेकिन जैसे ही कीथ पहुंचा, अब छोटे बाल और ज्यादा साफ सुथरे लुक में, लिली उसे पहचान ही नहीं पाई। कीथ ने सिंबल को ध्यान से देखा और तुरंत कहा कि ये काम बी क्लर का नहीं है, क्योंकि ये निशान बहुत ज्यादा इलैबोरेट था। लेकिन बाकी किसी को उसकी बात समझ नहीं आई। बॉस एरिक को फिर से अटैक में बुलाया गया। वहां एक सूखा हुआ कॉर्प्स मिला। एग्जामिनेशन में सामने आया कि वो आदमी टॉक्सिक गैस पॉइजनिंग से मरा था। डॉक्टर ने बताया कि ये जहर अलग अलग तरह के कई पॉइजन्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका असर ना तो तुरंत होता है और ना ही जल्दी खत्म होता है, यानी विक्टिम को धीरे धीरे और भयंकर तकलीफ देकर मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। डॉक्टर ने साफ कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। यह पॉइजन एक बेहतर रूप था और अगर एंटीडोट बनाने की कोशिश भी की जाए तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस पॉइजन का क्रिएटर वही था जिसने इसे डिजाइन किया था और वो डॉक्टर खुद नहीं था। डॉक्टर ने कीथ से पूछा कि तुम पिछले 7 साल से उसी को ढूंढ रहे हो ना? कीथ ने हार नहीं मानी थी। उसके पास अब भी कुछ लीड्स थी। इस बीच इन्वेस्टिगेशन टीम को मोटिव भी समझ आ गया। उस कल्प्रिट ने टॉक्सिक गैस से एक पॉलिटिशियन के परिवार को मार डाला था और अब अगला टारगेट शायद किसी हाई लेवल ऑफिशियल की पार्टी हो सकती थी। क्योंकि कोई एंटीडोट मौजूद नहीं था, उन्हें बेहद सावधानी बरतनी थी। जांच में पता चला कि वो सूखा हुआ कॉर्प्स दरअसल एक सीनियर रिसर्चर का था जो 6 महीने पहले मिसिंग हुआ था। शायद उसी ने टॉक्सिक गैस बनाया और जब वो काम का नहीं रहा तो उसे खत्म कर दिया गया। बॉस एरिक ने तुरंत ऑर्डर दिया कि रिसर्च डिपार्टमेंट्स की जांच की जाए। कहीं हाल ही में गैस बनाने वाले इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स तो चोरी नहीं हुए हैं। बाकी टीम को भेजा गया पार्टी हॉल की तरफ ताकि सिक्योरिटी टाइट रखी जा सके, लेकिन किसी को पैनिक से बचाने के लिए टॉक्सिक गैस वाली बात छुपा ली गई। उधर कोकू को पता चला कि सेनेटर और उसके परिवार की मौत का इल्जाम उसी पर लगाया जा रहा है। उसने अपना हाथ काटकर चला और बॉस से जल्दी जाने की परमिशन ले ली। पार्टी हॉल में सिक्योरिटी पहले से टाइट थी। पुलिस ने चारों तरफ मॉनिटरिंग लगा रखी थी। लिली का ध्यान खाने पर जा रहा था, जिससे बाकी लोग उसे बार बार फोकस करने को कह रहे थे। कोकू भी डिस्गाइज बदलकर वहां पहुंच चुका था। पार्टी में वॉरेन एंट्री करता है और सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। साइड नोट, वॉरेन का आउटफिट इतना महंगा था कि उसकी असली कीमत किसी ब्रांडेड लग्जरी कार के बराबर होती। बलून थीव्स बिल्कुल ही भीड़ में घुल मिल चुके थे अपने टेरर प्लान को अंजाम देने के लिए। सर्विलेंस साइट पर ब्लॉन्ड कैला ने एक खास मॉनिटरिंग मशीन लगा रखी थी जो किसी भी इंसान की हर छोटी सी अनयूजुअल हरकत और गेस्चर को पकड़ सकती थी। बॉस एरिक ने कैला को पूरे क्राउड पर नजर रखने और सबकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का ऑर्डर दिया। कीथ ने सबको पूछा कि हालात कैसे हैं। हर जगह गार्ड्स और चेकिंग लगी थी, कोई भी अजीब साइन नहीं मिला। बस फ्रंट गेट पर एक अजीब सीन हुआ। कीथ लाइन में खड़ा ही था कि अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वो फाउंटेन में जा गिरा। मारियो, जिसने उसे पकड़ा था, इंटरोगेशन शुरू करता है। उस आदमी ने बताया कि उसने और उसके साथी ने इस जगह को कंट्रोल कर लिया है और रात 9 बजे गैस फैलाकर पूरी सिटी को खत्म कर देंगे। अगर किसी को बचना है तो मेयर को मारना पड़ेगा। ये सुनकर पूरे हॉल में पैनिक मच गया। लोग दरवाजे तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। मारियो को लगा यह आदमी पूरी तरह पागल है, लेकिन वो खुद बहुत मजे ले रहा था। बोला, यह सबसे शानदार ट्रेजेडी होगी, लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। विक्टिम्स और पुलिस जैसे तुम सबको तो कोई याद भी नहीं करेगा। उसने मारियो को चिढ़ाते हुए कहा, तू तो बस एक नोबडी है। उधर मॉनिटरिंग रूम में बैठी केला सिस्टम हैक करने की कोशिश में जुटी थी और सब कुछ चुप रहने को कह रही थी। मारियो को समझ आ गया कि इस आदमी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने केला को गुस्सा दिला दिया। इसी दौरान कोकू ने वॉरेन को बाहर फॉलो किया। वहां वॉरेन ने अपनी असली पहचान दिखाई। असल मास्टरमाइंड वही थी जिसने बाकी दोनों से पॉइजन गैस बनवाई थी। उसने कहा कि उसे कोकू का बॉडी चाहिए, लेकिन कोकू जिंदा नहीं चाहिए। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई पहले वाले रेड हेयर्ड आदमी जितनी आसान नहीं थी। कोकू ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा पास में पड़ा स्केटबोर्ड उठा लिया और उस पर भाग निकला। वो दीवार पर ग्लाइड करता हुआ नीचे उतरा और भागता चला गया। कीथ ने यह देखा और तुरंत अपने साथी की गाड़ी छीनकर पीछा करने निकल पड़ा। अब कोकू और वो आदमी माउंटेन रोड तक पहुंच चुके थे। दोनों बार बार आमने सामने टकरा रहे थे। स्केटबोर्ड वाला आदमी गन से कोकू पर हमला करता रहा, लेकिन कोकू बार बार बचता रहा, क्योंकि उसे पता था कि इसी के पास उस आदमी के बारे में जरूरी जानकारी है जिसे वो ढूंढ रहा है। फिर वो आदमी माउंटेन से नीचे फिसलता हुआ अपने साथी को मैसेज भेजता है, द किंग हैज लैंडेड, और चेस जारी रखता है। उसने जाते जाते एक बॉम्ब भी फेंका।
उधर पुलिस साइड पर केला ने धीरे धीरे सिस्टम पर दोबारा कंट्रोल पा लिया, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो बलून थीव्स ने अपने ही साथी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अब वो काम कर नहीं रहा था। उसके हटते ही रेजिस्टेंस बंद हो गया और केला ने पूरी तरह सिस्टम रीगेन कर लिया। उसने अंदर फंसे लोगों को एस्केप करने में मदद की और बॉम्ब डिस्पोजल टीम को भी गाइड किया, लेकिन तभी लीडर ने तुरंत गैस रिलीज कर दी। जहर पूरे हॉल में फैलने लगा और बहुत से लोग इनहेल कर गए। इन्वेस्टिगेशन टीम भी सही वक्त पर एस्केप नहीं कर पाई। एरिक ने केला को ऑर्डर दिया कि गैस को वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए खाली रूम्स की तरफ डाइवर्ट करो और बोला अगर कोई गलती हुई तो जिम्मेदारी मेरी। फिर एरिक ने कीथ को कॉल किया। कीथ का मानना था कि ये असली पॉइजन गैस नहीं है। उसने कहा कि ये इंसिडेंट तो बस दो नार्सिसिस्ट ने रचा है। उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि खुद उस दर्दनाक पॉइजन गैस को सहन कर सके। ये बस एनेस्थेटिक गैस होगी। और फिर कीथ ने साफ कहा कि असल में ये दोनों तो अब किसी और क्रिमिनल ग्रुप के हाथों में मोहरे बन चुके हैं। वो असली ग्रुप किसी और बड़े टारगेट पर नजर गड़ाए हुए है। कीथ को एहसास हुआ कि अब एक पागलपन भरा सर्कल शुरू होने वाला है। बलून थीव्स अब इकट्ठा हो गए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ब्लैक विंग्ड किंग को अपने पास वापस लाना। उधर कोकू को लेक तक ल्योर किया गया। वहां एक व्हाइट हेड आदमी ने उससे कहा कि ये जगह कितनी मीनिंगफुल है, लेकिन कोकू को उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस एक ही बात जाननी थी, वो लड़की कहाँ है। व्हाइट हेड आदमी को पता था कि कोकू उस लड़की को अपनी जिंदगी की रोशनी मानता था, क्योंकि कोकू की यादें लगभग गायब हो चुकी थी और वो खुद खो गया था। उसे अपनी जिंदगी का मीनिंग तक समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी ने कोकू को यहाँ लाकर उसकी यादें वापस दिलाने की कोशिश की। कुछ इमेजेस उसके सामने आए और वो ट्रांसफॉर्म होकर हमला करने दौड़ पड़ा। तभी कोकू को सच्चाई समझ आई। उसकी यादों को लॉक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद कोकू था, क्योंकि कोकू उस दिन हुई सारी बातें भूलना चाहता था। व्हाइट हेड आदमी चिल्लाया, तूने कैसे हिम्मत की मुझे भूलने की, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कीथ अब भी नहीं जान पाया था कि वो असल में किसके पीछे भाग रहा है। दूसरी तरफ कोकू और व्हाइट हेड आदमी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद आखिर कोकू जीत गया। उसने उसे दिल में छुरा भोंक दिया। मरने से पहले उस आदमी ने कोकू से कहा कि उसका बायां पैर काट दो, क्योंकि वो आगे किसी काम आएगा। फिर उसने कोकू को कॉन्स्टलेशन से जुड़ा एक क्लू दिया और वहीं दम तोड़ दिया। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम होश में आ चुकी थी। सबने सच में एनेस्थेटिक गैस इनहेल किया था, लेकिन असली गैस कंटेनर्स भी बाद में मिल गए और कंटेनर वाले वॉल पर दो इंसानों की खाल चिपकी हुई थी। कीथ और उसका साथी भी लेक पर पहुंचे, लेकिन वो दोनों देर कर चुके थे। लिली अब सोच रही थी कि पिछले सारे केसेस आपस में किसी तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा था। मारियो ने सबको याद दिलाया कि जब उन्होंने पुलिस में एंट्री ली थी तो जो ओथ लिया था उसी पर भरोसा रखना चाहिए। उसका मानना था कि बस आने वाले केसेस को सॉल्व करते जाओ, क्लूज अपने आप मिलकर फाइनल आंसर तक ले जाएंगे। अभी बेकार की सोच में पड़ने का कोई फायदा नहीं। कई साल पहले कीथ की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त कीथ पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसके कातिल को ढूंढने की कोशिशें हमेशा डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। उधर कोकू लाइब्रेरी जा रहा था। रास्ते में लिली ने उसे लिफ्ट दी। कोकू बार बार पूछता रहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, लेकिन लिली बार बार छेड़ते हुए कहती रही कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है। कीथ भी लाइब्रेरी में मौजूद था। लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसका लाइब्रेरी कार्ड और आईडी 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। कोकू ने लिली से उस स्टार के बारे में पूछा जिसका नाम व्हाइट हेड आदमी ने बताया था। लिली ने उसे अच्छे से समझाया क्योंकि उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रखता था, तो उसे थोड़ी नॉलेज थी। कीथ पेपर वर्क में उलझा हुआ था। तभी कोकू भी लाइब्रेरी पहुंचा, लेकिन कीथ बाहर निकल रहा था। अचानक कोकू को व्हाइट हेड आदमी की बातें याद आई और वो वापस जाकर चेक करने लगा। वहीं कीथ लाइब्रेरी से निकलते ही गिर पड़ा। कीथ जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट पहुंचा। एलिवेटर खराब था तो उसे स्टेयर्स चढ़नी पड़ी। कमरे में पहुंचा तो देखा लिली पहले से वहां बैठी थी। वो कीथ से मिलने आई थी। कीथ चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन वो जिद करके रुक गई। आखिरकार उसे अंदर आने दिया गया। कीथ ने खाना बनाया और लिली ने वहीं बैठकर बी किलर की फाइल निकाल ली और उसे पढ़कर सुनाने लगी। कीथ इंटरेस्ट दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन ध्यान से सब सुन रहा था। लिली को अजीब लगा कि हाल ही में बी किलर पहले जैसा अटेंशन ग्रैबिंग नहीं कर रहा। कीथ ने उसे अपना बनाया हुआ सूप दिया और बोला, खा लो और अब घर जाओ। नीचे उसका कलीग बोरिस लिली की कार देख लेता है और शक करता है कि वो कीथ के घर पर ही है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उधर लिली अपने मन की कंफ्यूजन कीथ से शेयर करती है। उसे लगता है कि वही इसका जवाब दे सकता है। उसने केक्स का एग्जाम्पल देकर केसेस और कैरेक्टर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये निकला कि सब कुछ एक गड़बड़ झोला था। कोई भी क्लियर कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। लिली को पूरा भरोसा था कि इस गड़बड़ पजल को कीथ ही समझा सकता है। कीथ ने उससे कहा कि पहले ये सब केसेस ठीक से अरेंज करके आए, फिर सवाल पूछे। लेकिन जब लिली ऐसा कर नहीं पाई, तभी तो वो जवाब ढूंढने सीधा कीथ के पास आ गई थी। कीथ ने मजाक में कहा कि उसे केक्स और उस बेकर से माफी मांगनी चाहिए जिसने उन्हें बनाया था, क्योंकि उसने खाने के साथ खिलवाड़ किया है।
कीथ हमेशा सोचता था कि लिली थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिली ये समझ जाएगी कि पर्दे के पीछे कोई तीसरी ताकत सब कुछ कंट्रोल कर रही है। अभी तक सब बैलेंस में था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा खत्म होगा ये ताकत सामने आएगी और जब ये एक्ट करेगी तो सब कुछ निगल जाएगी और वो लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। कीथ ने गुस्से में सब चीजें समेट दी और कहा कि लिली को अब इस केस से दूर रहना चाहिए। ये मामला किसी क्यूरियस इंसान के बस का नहीं है। लेकिन लिली ने मना कर दिया, जिससे कीथ और भड़क गया। नीचे बोरिस ने कुछ आवाज सुनी और ऊपर आ गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कीथ को लिली ने दबा रखा था। लिली को मजबूरन सफाई देनी पड़ी कि कीथ फिसल कर गिरा था, इसलिए वो उसे पकड़े हुए थी। तभी केला भी आ गई, क्योंकि बोरिस ने कहा था कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मारियो भी आने ही वाला था। बोरिस ने बहाना बनाया कि उसे फोन यूज नहीं आता था, इसलिए सबको बुला लिया। केला को यह समझ नहीं आया कि दरवाजा टूटा कैसे। इसी बीच वो मिस्टीरियस फोर्स अब अपनी ताकत बचाने के लिए किसी सीरम का इस्तेमाल करने लगी थी, लेकिन उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि कोकू अभी तक उनके हाथ नहीं आया और इतना टैलेंटेड आदमी व्हाइट हेड मैन भी अपनी जान गंवा बैठा था। नीचे बोरिस को कीथ ने डांट लगाई कि उसने उसके घर को पार्टी हाउस बना दिया। बोरिस ने फिर पूछा कि वो लिली के बारे में क्या सोचता है। कीथ ने साफ कहा वो बेवकूफ है, लेकिन उसी के साथ उसने ये भी माना कि भले ही लिली बेवकूफ है, लेकिन वो बहुत सारी बातें समझती है और उसमें कई क्वालिटीज उस इंसान जैसी हैं जिससे कीथ कभी प्यार करता था। उधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ब्रैंड ने फाइल्स में कुछ ऐसा देखा जिससे उसे झटका लगा। रिकॉर्ड्स में उसकी एक्टिविटीज लॉग हो रही थी और उसी वक्त उसके फोन से उसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। ये देखकर ब्रैंड डर गया और बिना किसी को बताए बाहर निकल गया। उसने तुरंत बोरिस को फोन किया और पूछा कि सब लोग कहाँ हैं। बोरिस ने कहा कि वो लोग कीथ के घर पर हैं और उसे भी आने को कहा, लेकिन ब्रैंड को शक हो गया कि कोई उसे टारगेट कर रहा है, इसलिए अब वो सब पर शक करने लगा। ब्रैंड ने फैसला किया कि वो फिर भी कीथ के घर जाएगा और सबके साथ रीग्रुप करेगा। उधर कोकू एक प्रदूषित इलाके में पहुंच चुका था और उसे वो तारा मिल गया था जिसके बारे में व्हाइट हेड आदमी ने कहा था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि उसका असली मतलब क्या था। इसी दौरान ब्रैंड एलिवेटर में मारा गया और वहां एक और भी दिखाई दिया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो उन्हें पता चला कि अटैक के समय एलिवेटर का कैमरा डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। इससे उनका शक और गहरा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का ही कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि ब्रैंड की जान बचा ली गई है और वो अभी भी जिंदा है। जांच में कोई स्ट्रगल का निशान नहीं मिला, मतलब अटैकर उसके बिल्कुल पास खड़ा था और उसे मौका तक नहीं मिला रिएक्ट करने का। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बेहोश होने से पहले ब्रैंड ने कहा था कि ये वॉच कीथ को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद एरिक को खबर मिली कि ब्रायन अब डेंजर से बाहर है, बस कभी कभी मौसम बदलने पर हल्का दर्द रहेगा, इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एरिक ने कहा कि ब्रायन की हालत किसी से शेयर ना की जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम के बाहर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इधर कोको और लिली का फैमिली एक नया बना हुआ वायलिन कस्टमर तक देने गए थे, लेकिन तभी कोको ने कीथ को देखा और उसे शक हुआ कि शायद यही लीड उसे आगे ले जाएगी। हॉस्पिटल से लौटने के बाद से कीथ का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था, जिस वजह से लिली उसे बार बार क्वेश्चंस पूछ रही थी। तभी एरिक ने केला को ब्रायन की हालत के बारे में बताया और कहा कि ये बात किसी और को मत बताना। कुछ देर बाद खुद कीथ ने केला को कॉल किया और कहा कि उनकी कॉन्वर्सेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहे। उसने केला से कहा कि जिन नेम्स को वो बोलेगा उन्हें उसकी सिस्टम में ट्रांसफर कर दे। काम पूरा होने के बाद केला ने पेमेंट मांगी और अपने काम में लग गई, लेकिन तभी उसे ब्रायन, कीथ और बाकी सबसे जुड़ी कुछ अजीब चीजें फाइल्स में दिखी। इधर कीथ और लिली वापस पुलिस स्टेशन लौटे। कोको भी अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी को चकमा देकर उनके पीछे स्नीक कर गया। रास्ते में केला ने लिली को बाथरूम में खींच लिया ताकि उससे प्राइवेट में कुछ डिस्कस कर सके। अब मास्टरमाइंड लोग छुप गए थे। गिरोह का सबसे सैवेज मेंबर और ज्यादा चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे मोल की खबर आने का इंतजार करेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले उसी गद्दार को निपटाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर टकराव शुरू हो गया। वो सैवेज आदमी और कमांडर की फीमेल असिस्टेंट आपस में भिड़ गए। असिस्टेंट कह रही थी कि दवाई कम बची है और उसका असर भी कमजोर पड़ रहा है, जबकि वो आदमी बिना सोचे समझे उसे बर्बाद कर रहा था। उधर केला को काम दिया गया कि वो ब्रायन के डैमेज्ड कंप्यूटर से डेटा रिकवर करे। उसने लिली को 2 पुलिस एम्प्लॉइज की जानकारी और बाकी कई फाइल्स दिखाई। हर फाइल में उस इंसान की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। केला ने लिली की फाइल खोली और समझाया कि इस ऐप की मदद से कोई भी इंसान किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में घुस सकता है, चाहे वो डिवाइस ऑन हो या ऑफ, मतलब कैमरा और माइक से किसी की भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। केला बोली कि ब्रांड का पूरा कंप्यूटर क्रैक होते ही मास्टरमाइंड का सच सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने कीथ और उस लिस्ट पर भी चर्चा की जो केला ने उसे दी थी। इस लिस्ट में पिछले 5 सालों में इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़े पुलिस एम्प्लॉइज के नाम थे। अचानक केला का कंप्यूटर बंद हो गया। दोनों को शक हुआ कि शायद मास्टरमाइंड ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। लिली ने कहा कि उन्हें कीथ को ढूंढना चाहिए, शायद वही कुछ कर पाए।
इधर कीथ डॉक्टर से मिलने पहुंचा और पास ही कोकू छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर खुश था कि ब्रायन की जान बच गई। कीथ को तो हमेशा की तरह कॉफी की शिकायत थी। डॉक्टर ने मजाक में कहा कि कभी कभी सोचता हूं कि तेरे चिड़चिड़े स्वभाव की भी कोई दवा बना दूं। कुछ देर बात करने के बाद कीथ ने तय किया कि अब उसे कल्प्रिट पकड़ना ही है। उधर मास्टरमाइंड का सैवेज आदमी ड्रग्स की कमी की वजह से विड्रॉल में जाने लगा था। तभी कुछ गुंडे उसके पास आए और उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन उसने असली ताकत दिखाकर सबको धूल चटा दी। तभी उसी गैंग का एक चश्माधारी नौजवान वहां पहुंचा और उसने उसे इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, लेकिन उस सैवेज आदमी ने अपना टैटू दिखाया और पुलिस ने उसकी आज्ञा मान ली। यहीं से पता चला कि ये गैंग वही है मार्केट मेकर जिसका जिक्र ब्रायन ने पहले केला को दिखाए हुए रिकॉर्ड्स में किया था। उसके बाद लिली ऑफिस पहुंची। वहां बस एक ही कॉलीग बचा था। उसने पूछा, क्या तुमने कीथ को कहीं देखा है? और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।